नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे विद्याभूमि क्लासेस चैनल पर। मेरा नाम है आकाश। मैं आपको नाइन्थ के जो साइंस में फिफ्थ यूनिट है जिसका नाम है कोशिका, मैं आपको वो पढ़ाऊंगा। और दूसरी यूनिट है ऊतक, मैं वो भी आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आज हम कोशिका स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और इसी का ये वाला चैप्टर है जो कोशिका इंग्लिश मीडियम में, ये पूरा चैप्टर अपलोड कर दिया गया है विद्याभूमि क्लासेस पर। ठीक है, तो अगर आप इंग्लिश मीडियम से देखना चाहेंगे तो आप उस विद्याभूमि चैनल पर जाइएगा और आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। ठीक है, इस वीडियो के नीचे। ठीक है, और आइए अब हम हिंदी मीडियम का ये चैप्टर देखेंगे कि इसमें क्या है। वैसे कुछ चेंज नहीं होता है, बस सिर्फ लैंग्वेज चेंज हो जाती है और सब थ्योरी बेस्ड सब यही रहता है। ठीक है, तो बता दें आपको कि ये इसका नोट्स इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के सभी नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। विद्याभूमि क्लासेस के नाम से एक चैनल है, ठीक है, टेलीग्राम पर, जो आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो आइए अब हिंदी में स्टार्ट करते हैं। वैसे मैं आपसे सॉरी पहले से बोलना चाहूँगा क्योंकि मैंने हिंदी में अभी तक ट्राई नहीं किया, लेकिन फिर भी आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दूँ, अच्छे से अच्छा समझाऊँ। ठीक है, आपको ये नोट्स थोड़ा ऐसा ही देख रहे होंगे कि ये पीपीटी वगैरह ये ऐसा ही है, लेकिन आपको जो नोट्स मिलेंगे वो एक नंबर एक नंबर एक नंबर हैंड राइटिंग नोट्स है पूरी। मतलब आपको कुछ उसमें डाउट नहीं आएगा। ठीक है, अगर डाउट आएगा भी तो आपको सॉल्व करने के लिए हम बैठे हैं। ठीक है, तो आइए अब कोशिका पढ़ते हैं जो आपकी साइंस की फिफ्थ यूनिट है। ठीक है, कोशिका। कोशिका क्या है? शरीर की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। यानी कि क्रियात्मक क्या है? क्रियात्मक जो भी सजीव के, यानी कि ऑर्गेनिज्म, यानी कि हम मान लेते हैं अभी एक एग्जाम्पल के लिए, जैसे हम, हमारे शरीर में जितनी भी क्रिया होनी उसकी एक इकाई होती है जिसको क्या बोलते हैं? कोशिका। जितने भी अपने अपने शरीर के अंदर जितने भी क्रिया हो रही है कौन से स्तर पे हो रही? कोशिका के स्तर पे हो रही है। ठीक है, तो इसलिए इसको क्रियात्मक बोला गया है। ठीक है, अब संरचनात्मक क्या है? संरचनात्मक है यानी कि आप जितने भी सजीव देखते हैं, यानी देखिए जो कुत्ता, बिल्ली, भैंस, यानी कि अपन बैक्टीरिया बैक्टीरिया तो जैसे आपको खुली आंखों से दिखते नहीं है, नंगी आंखों से दिखते नहीं है, उसको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। ठीक है, तो आप कोई से भी सजीव का आप स्ट्रक्चर देखिए तो आपको वो स्ट्रक्चर किसके द्वारा बना हुआ दिखेगा? वो एक किसके द्वारा बना हुआ दिखेगा? कोशिका के द्वारा। क्योंकि ये कोशिका क्या है? एक जीवन की इकाई है। ठीक है, इसीलिए क्रियात्मक एवं संरचनात्मक जितनी भी अपने अंदर क्रिया होती है वो एक कोशिका के द्वारा होती है। ठीक है, कोशिका के स्तर पर होती है। तो जितने भी अपने शरीर के स्ट्रक्चर या जितनी संरचनात्मक, जैसे मैं हूँ, शरीर मेरा है, तो मेरा आपको कैसा शरीर दिख रहा है? तो ये किसके द्वारा हो रहा है? किसके द्वारा बना है? कोशिका के द्वारा। इसीलिए इसको संरचनात्मक इकाई बोलते हैं। ठीक है, ये सभी जीवों की मूलभूत इकाई है। ये सभी जीवों की मूलभूत इकाई इसलिए है क्योंकि यदि आप एक छोटी से छोटी एक सेल पे सजीव को देख लें, या एक मल्टीपल, यानी कि जैसे कि हम हैं, जैसे कि कई कोशिकाओं का सजीव देख लें, एक एक कोशिका सजीव या कई कोशिका का सजीव देख लें, उसमें एक चीज कॉमन होगी। क्या कॉमन होगी? कि वो एक कोशिका से बना होगा। ठीक है, कोशिका से मिलकर बना होगा। ठीक है, तो इसलिए इसको मूलभूत इकाई बोलते हैं कोशिका को। ठीक है, तो आइए हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कोशिका एक संरचनात्मक इकाई है। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लीजिए कैसे बोलते हैं। ठीक है? कोशिका एक संरचनात्मक इकाई। ठीक है, जैसे एक भवन को बनाने के लिए ईंट एक इकाई का काम करती है। जैसे कि आप एक घर बनाते हैं तो उसमें जो ईंट रहती है वो एक इकाई का काम करती है। ठीक है, इकाई इकाई का काम करती है। ठीक है, जैसे कि हम एक घर बनाते हैं। ठीक है, घर बनाने में हमको ईंट की जरूरत पड़ती है, तो हम उसमें ईंट क्या है? इकाई मान लेते हैं। ठीक है, घर में वैसे ही वैसे ही एक सजीव, यानी कि हम अपनी बॉडी मान लेते हैं, क्योंकि और कोई सा एग्जाम्पल हम अपनी बॉडी का ही एग्जाम्पल लेके चलेंगे। ठीक है, तो जैसे हमारी बॉडी में अपनी बॉडी किस चीज से मिलकर बनी होती है? कोशिका। कोशिका मिल मिलकर एक पूरे सजीव का निर्माण करती है। इसीलिए इसको संरचनात्मक इकाई बोलते हैं। ठीक है, जैसे एक भवन को बनाने के लिए एक इकाई का काम करती है,
वैसे ही सजीव का शरीर का निर्माण करने के लिए कोशिका मिलकर बनाती है। ठीक है, आई समझ में बात। एक सजीव का पूरे शरीर का निर्माण कौन करती है? कोशिका। ठीक है, इसीलिए ये संरचनात्मक इकाई बोलती है। ठीक है, कोशिका एक क्रियात्मक इकाई है। अब इसको क्रियात्मक इकाई क्यों बोला है? क्योंकि हमने आपको पहले ही बता दिया है, यहाँ पे भी एक बढ़ाया था क्रियात्मक, तो अब यहाँ पे उसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं क्यों बोला है उसको। कोशिका के सभी कार्य कोशिकीय स्तर पर होते हैं, इसलिए यह शरीर की क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक है, यानी कि जो भी आपके शरीर में, जितने भी आपके शरीर में वर्क हो रहे हैं, यानी कि क्रियाएं हो रही हैं, सब कोशिकीय स्तर पर होती है। ठीक है, इसलिए इसे क्रियात्मक इकाई बोला जाता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए होता क्या है, हम देखते आ रहे हैं कि संरचनात्मक और क्या क्रियात्मक। तो अब कोशिका से मिलकर कैसे बनता है, कौन से क्या बनता है, क्या से क्या बनता है? कोशिका। ठीक है, एक से अधिक कोशिका मिलकर क्या बनाएगी? ऊतक। से एक से अधिक ऊतक मिलकर क्या बनाएंगे? अंग। अंग में क्या आ जाता है आपके? अंग में जैसे आपके लंग्स आ गए हैं, हार्ट आ गए, किडनी आ गए। ठीक है, और अंग से अंग मिलकर क्या बनेंगे? शरीर तंत्र। ठीक है, और शरीर तंत्र मिलकर क्या बनेगा? पूरा शरीर, जो कि आप अभी हैं। ठीक है, अब क्या पढ़ेंगे? कोशिका की खोज। कोशिका की खोज किसने की थी सबसे पहले? कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। ठीक है, ये आपको याद रखना है, कौन ने की थी कोशिका की खोज? रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, 1665 में। ठीक है, और रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था? जो कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है उसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ठीक है, कब की थी? वो आपको जाना डिटेल में जाना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी सॉरी यार, थोड़ा मेरा ख्याल कर गया है, चलिए छोड़िए। वो बता देते हैं आपको कब की थी उन्होंने। केंद्र की 1831 में खोज की थी। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र की। चलिए अब कोशिका का सिद्धांत पढ़। तो चलिए आइए अब कोशिका का सिद्धांत देखेंगे। अभी हमने क्या क्या देख लिया है? कोशिका देख लिए, कोशिका की खोज देख ली है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कोशिका का सिद्धांत। ठीक है, कोशिका सिद्धांत। इस सिद्धांत को सबसे पहले स्लाइडन 1813 से 1833 तथा स्वान ने 1839 में बताया था। कौन कौन ने? स्लाइडन एंड स्वान ने। ठीक है, और इनने एक बात बोली थी। क्या बात बोली थी? ठीक है, आइए देखते हैं। सभी पौधे तथा जंतु, सभी पौधे और जंतु कोशिकाओं से बने होते हैं। ठीक है, सभी पौधे और जंतु, ठीक है, किससे बने होते हैं? कोशिकाओं से, क्योंकि ये मूलभूत इकाई है, इसलिए इनने बोला था सभी पौधे एवं जंतु कोशिकाओं से बने होते हैं, जीवन की मूलभूत इकाई है। ठीक है, आइए अब दूसरा पॉइंट देखेंगे। सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती है। इस लाइन का मतलब क्या है? और ये लाइन इन दोनों साइंटिस्ट ने नहीं बोली थी, दूसरे साइंटिस्ट ने बोला था। ठीक है, लेकिन इसका लाइन का मतलब बताते हैं हम आपको, क्या है इसका मतलब। सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं। इसका मतलब ये है कि जो जो आपकी एक सेल है, यानी कि ये एक सेल है, नहीं ये मान लीजिए ये पूरी एक सेल है, पुरानी सेल है, पूर्ववर्ती माने पुरानी, पुरानी सेल है। अब इसी सेल से दूसरी सेल बनेगी, दूसरी सेल बन चुकी है। इसका मतलब ये जो भी सेल होती है वो पूर्ववर्ती सेल से मिलकर बनी होती है। ठीक है, आगे जाके जैसे एक सेल है, उससे आगे जाके दूसरी सेल बनेगी, जब ये एक सेल बन गई तो इससे आगे एक और सेल बनेगी, ऐसे। ठीक है, पूर्ववर्ती सेल से मिलकर बनी होती है। ठीक है, अब हम देखेंगे कोश के आधार पर जीवों के प्रकार। कोशिका के आधार पर, यानी कि कोशिका के किसके बेस पर? कोशिका के आधार पर सजीवों के जीवों के प्रकार देखेंगे। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। ठीक है, एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं? एक कोशिकीय जीव वह जीव होते हैं जो एक कोशिका, मात्र एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो उनको एक कोशिकीय जीव बोलते हैं। एक कोशिकीय जीव का मतलब ही है कि एक कोशिका बनी, कोशिका। ठीक है, एक कोशिका से मिलकर बनी। ये आपकी डेफिनेशन, आप हेडिंग देख के इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं आप। ठीक है, ये कुछ इतनी ज्यादा टफ नहीं, ये पूछते भी हैं कई बार पेपर में। ठीक है, इसके जो एक एक कोशिका से मिलकर बनता है सजीव, उसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि अमीबा, अमीबा हुआ, बैक्टीरिया हुआ। ठीक है, आदि और भी कई सारे पैरामीशियम। ठीक है, जो हम आगे और अच्छे से देखें।
बहुकोशिकीय जीव, बहु जैसे कि एक कोशिकीय जीव है, वैसे ही बहुकोशिकीय जीव है। इसकी डेफिनेशन और इसकी डेफिनेशन में कुछ ज्यादा चेंज नहीं है, ठीक है। आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि जो जो सजीव एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं, कैसे एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं, उनको क्या बोलते हैं, बहुकोशिकीय जीव, ठीक है। जैसे कि फंजाई को क्या बोलते हैं, कवक, ठीक है। जो आप देखते हैं जैसे रोटी पर कवक लगाई जाती है, फफूंद, से आप अपनी लैंग्वेज में बोले तो फफूंद, ठीक है। रोटी पे कवक लगाई जाती है, वही वाली कवक। मनुष्य और अन्य जंतु भी इसमें आ जाते हैं, ठीक है, बहुकोशिकीय जीव में। आइए तो एक बार और हम इसका रिकैप देते हैं, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, ठीक है। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था, स्लाइडर ने 1833 में, और स्वान ने 1839 में आए थे, ठीक है। इनने कोशिका का सिद्धांत दिया था सबसे पहले, ठीक है। सभी पौधे तथा जंतु कोशिकाओं से बने होते हैं, ठीक है, बनी है, ठीक है। जीवन की मूलभूत इकाई है, ठीक है। ये वाली लाइन हम पहले भी पढ़ा है कोशिका की डेफिनेशन में, ठीक है। और ये कोशिका के सिद्धांत में भी इनने पॉइंट ऐड कर दिया था, ठीक है। सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं, यानी कि जो पुरानी कोशिका है उसी से नई कोशिका बनेगी, ठीक है। कोशिका के आधार पर जीवों के प्रकार, दो प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय जीव, एक बहुकोशिकीय जीव, ठीक है। एक कोशिकीय जीव कौन से, एक कोशिका से बने हुए जीव एक कोशिकीय होते हैं, ठीक है। और बहुकोशिकीय माने एक से अधिक कोशिका से मिलकर बने हुए जीव, उनको बहुकोशिकीय जीव बोलते हैं। आइए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए तो आइए कुछ देखते हैं, कुछ याद करने योग्य बात है जो आपको आगे काम आएंगे पेपर में, ठीक है। कुछ याद रखने योग्य बात है, ठीक है। जैसे कि चलिए हम बता रहे हैं कि ये सभी नोट्स जल्दी जल्दी में बताया जा रहा है, लिखे जा रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको समझाया जाए, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझाया जाए, ठीक है। और ये बिल्कुल सेम नोट, पूरा लैंग्वेज में डिफरेंट होगा, सब आपको नोट्स कहाँ मिलेगी, आपको अलग से हैंड रिटन नोट मिल जाएंगे अच्छे से अच्छे, ठीक है। ठीक, यहाँ पे आपका काम है सिर्फ समझ लेना, ठीक है। प्रत्येक बहुकोशिकीय जीव एक कोशिकीय जीवों से ही विकसित होता है, यानी कि जो बहुकोशिकीय जीव यानी कि हम कौन सी कोशिका से, एक कोशिका से विकसित हुए, यानी कि एक कोशिका की पहले, फिर 2 होंगी, फिर 4 होंगी, फिर 8 होंगी, ऐसे ऐसे कोशिका बहुकोशिकीय में बदलती, और ऐसे ही अपना अपने शरीर का निर्माण हुआ, ठीक है। एक कोशिका से मिलता है, ठीक है। कोशिकाएं विभाजित होकर अपनी जैसे ही कोशिका बनाती है, ठीक है। एक कोशिका विभाजित होगी, यानी कि जैसे कि एक कोशिका ये टूटेगी, यानी कि विभाजित होगी, कैसे बनेगी, ऐसे ये बनेगी, बिल्कुल सेम ऐसे ही बनेगी, ठीक है। ये कोशिका अपनी जैसा रूप बनाती है कोशिका, ठीक है। हाँ, कुछ कोशिका अपना आकार बदलती है, कुछ कोशिका जैसे कोशिकाएं आकार बदलती है, कुछ कोशिकाएं जैसे कि एक अमीबा हुआ, ठीक है। ये एक कोशिकीय जीव है जो हम आगे पढ़ के आए, ठीक है। कुछ कोशिकाओं का आकार स्थिर रहता है, कुछ कोशिकाओं का आकार स्थिर रहता है, जैसे कि हमारी तंत्रिका कोशिकाएं और हृदय की कोशिकाएं, ठीक है। ये कोशिकाएं कभी मतलब अपना आकार नहीं बदलती, ठीक है। ये चारों और आपको याद रखना है, जो कि आपको आगे से आगे बहुत ही सहायता देंगे, ठीक है। ये पॉइंट कहीं से भी पूछ लिया जाएगा आपके पेपर में, ठीक है। तो ये मानव मानव शरीर में पाए जाने वाली कोशिकाएं, अब देखते हैं मानव के शरीर में कितनी प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, ठीक है। तो पहली कोशिकाएं कौन सी है, तंत्रिका कोशिका के बारे में हम आगे बढ़ के आगे। तंत्रिका कोशिकाएं, ये यहाँ पर कोशिका क्या है इसका पॉइंट, कुछ कोशिकाएं का आकार स्थिर रहता है, यानी तंत्रिका कोशिका अपना आकार कभी नहीं बदलेगी, ठीक है। दूसरी कोशिका यानी कि जो अपनी ब्लड सेल हो, ठीक है, जैसे कि आरबीसी हुआ, ये सब कोशिकाएं, ठीक है। वसा कोशिका, ठीक है। और अस्थि कोशिका कौन सी, बोन, जो हड्डी वाली कोशिका है वो है। और जैव कोशिकाएं दो प्रकार की होती है, एक शुक्राणु और एक अंडाणु। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, इससे पहले हम एक बार और रिकैप दे देते हैं थोड़ा जल्दी स्पीड में, ठीक है, समझिएगा। फिर भी कोशिकाएं, प्रत्येक बहुकोशिकीय जीव एक कोशिकाएं जीवों से मिलकर बनता है, ठीक है। कोशिकाएं विभाजित होकर अपने जैसे ही कोशिका बनाती है, ठीक है।
इस प्रकार सभी कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं में सफल होती है। ठीक है, जो लोग आगे पढ़ के वही पढ़ किए। ठीक है, पहली वाली कोशिका से एक नई कोशिका बनती है। ठीक है, कैसी? बिल्कुल समान, यानी कि जैसे हम हमारे बच्चे हों वो बिल्कुल हमारे समान ही हैं। ठीक है, तो ऐसा इसका फर्स्ट मतलब ये है। कुछ कोशिकाएं अपना आकार बदलती हैं, जैसे कि अमीबा है, ये एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, कुछ कोशिकाएं का आकार स्थिर रहता है, जैसे कि तंत्रिका और हृदय कोशिकाएं। ठीक है, मानव शरीर में पाए जाने वाली कोशिकाएं तंत्रिका कोशिकाएं, भ्रूण कोशिकाएं, वसा कोशिकाएं, स्टेम कोशिकाएं, संचरण कोशिकाएं कई प्रकार होती है, दो प्रकार की, एक शुक्राणु और एक अंडाणु। ठीक है, शुक्राणु कौन पाया जाता है? मेल में, और अंडाणु किसमें पाया जाता है? ये फीमेल में पाया जाता है। ठीक है, चलिए तो अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। ठीक है, चलिए मिलते हैं। तो आइए अब मेरा टॉपिक कौन सा है अपना? कोशिका के भाग एवं संरचना। तो पहले हम क्या देखेंगे? कोशिका की संरचना देखेंगे, फिर उसके भाग देखेंगे। ठीक है, कोशिका की संरचना में क्या क्या होती है, कैसी होती है संरचना। ठीक है, तो कोशिका के सबसे बाहर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी आप पढ़ के आए पादप और जंतु कोशिका में अंतर। ठीक है, तो आप ये बता सकते हैं, अगर ये कोशिका भित्ति और क्लोरोप्लास्ट, अगर कोई सी कोशिका में ये उपस्थित है तो कौन सी कोशिका कहलाएगी? पादप कोशिका कहलाएगी। ठीक है, ये कोशिका कोशिका भित्ति किसमें होती है? पादप कोशिका में, ना कि जंतु कोशिका में। ठीक है, जंतु कोशिका में ओनली कोशिका झिल्ली पाई जाती है। ठीक है, तो पहला भाग क्या है सेल का? कोशिका भित्ति। और कोशिका भित्ति है तो पादप कोशिका, और कोशिका भित्ति नहीं है तो कोशिका झिल्ली होगी। ठीक है,
ठीक है। कोशिका झिल्ली है तो कौन सी, जंतु कोशिका है, ठीक है। इन पादप कोशिका में दोनों झिल्ली पाई जाएंगी, एक कौन सी, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली, ठीक है। पादप माने कि पेड़ पौधे में, ठीक है। और जंतु कोशिका में, जंतु कोशिका में ओनली ओनली की ओनली कोशिका झिल्ली पाई जाएगी, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। वहां पे कोशिका भित्ति एब्सेंट रहेगी जंतु कोशिका में। अब आइए उसके अंदर देखते हैं क्या आता है। तो कोशिका भित्ति हुआ है, कोशिका झिल्ली हुआ है। अब इसके अंदर आते हैं न्यूक्लियस पर। न्यूक्लियस को हिंदी में क्या बोलते हैं, केंद्रक। केंद्रक केंद्रक क्या होता है, एक जो हम मान सकते हैं कि कोशिका का ब्रेन होता है, मान कि दिमाग होता है। जो कुछ भी कोशिका में होता है वो कौन करवाता है, केंद्रक करवाता है। और केंद्रक कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेन, मतलब यानी कि इसमें ये दो भित्ति है, एक अंदर वाली एक बाहर वाली भित्ति होती है, ठीक है, ठीक है। और इसके जो मुझे देखिए जी, जो अटैच है ना बाहर वाली लेयर से अटैच क्या है जी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो भाग होते हैं, जो हम इसी ऑर्गेनेल के बारे में आगे पढ़ेंगे तो और हम अच्छे से बताएंगे, अभी हम आपको कंफ्यूज करना नहीं चाहते, ठीक है। तो अब और ये क्या है, ये छोटे छोटे पॉइंट क्या है, राइबोसोम। राइबोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, राइबोसोम, जो कि कोशिका के अंदर सफाई का काम करते हैं, ठीक है। और भी कार्य हैं इसके, वो आगे देखेंगे। ये क्या है, तारक काय। तारक काय का क्या काम होता है, ये सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं, ठीक है। कोशिका को जब सेल डिवीजन करना पड़ता है ना, तब ये तारक काय का इसको हेल्प करते हैं, ठीक है। इसका इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, सेंट्रियोल, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को तो आप जानते ही होंगे, नाम भी सुना होगा, ठीक है। और अभी ये देखिए, ये क्या है, हरित लवक। हरित लवक अभी आप पहली वाले टॉपिक में पढ़ के आए हैं, पादप कोशिका में होता है, ठीक है। और जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। पादप कोशिका में अगर हरित लवक है तो वो पादप कोशिका कहलाएगा, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट होगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बता दिया हमने आपको, केंद्रक बता दिया है। गोल्गी उपकरण क्या है, गोल्गी उपकरण जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कुछ भाग निकलता है, जो हम आपको आगे बताएंगे, जैसे कि प्रोटीन टूट के निकल रहा है या कुछ भी पार्टिकल टूट के निकल रहा है, तो ये क्या करता है, उसको स्टोर करता है, उसको ट्रांसफर करवाता है, तो ठीक है, कि कहाँ से कहाँ तक जाना है, साइटोप्लाज्म में यहाँ से यहाँ तक जाना, तो ये कौन करवाएगा, गोल्गी करवाएगा, ठीक है, गोल्गी उपकरण, ठीक है। तो आइए अब हम देखेंगे कोशिका के भाग, ठीक है। कोशिका के कितने भाग होते हैं, कोशिका के दो भाग होते हैं, ठीक है। आइए हम देखते हैं। वही तो अभी हमने देखा था, कोशिका की संरचना। कोशिका की संरचना में होता क्या है, क्या क्या पाया जाता है, ठीक है। तो जैसे कि न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है, लाइसोसोम पाया जाता है, गोल्गी अपर्चस पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, सेल वॉल पाई जाती है, सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कोशिका के भाग। तो कोशिका के भाग में पहला भाग क्या देखेंगे, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। कोशिका के चारों ओर एक पतली परत पाई जाती है, जो लिपिड व प्रोटीन से मिलकर बनती है, ठीक है। जो कोशिका होती है, जो अभी हम कोशिका देख के आए हैं, जो कोशिका भित्ति के अंदर देखी थी आपने सेकंड नंबर पर, वो किस चीज से बनी होती है, प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी होती है। कोशिका के चारों ओर पाई जाती है, ठीक है। कौन सी, कोशिका झिल्ली, ठीक है। ये कोशिका के घटकों को बाहर और पर्यावरण से अलग करती है। यानी कि जो कोशिका है, कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। यानी कि एक सिंपल लैंग्वेज में देखेंगे कि क्या मतलब है इसका। मान लीजिए ये हमारी सेल है, कौन सी, ये 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 देखिए, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, कोशिका झिल्ली है, ठीक है। इसके अंदर देखिए, मान लीजिए ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके अंदर पाए जाने वाले कोशिका के अंदर घटक, मतलब जो जिसके अंदर जो ऑर्गेनल है, ठीक है, ठीक है, वो है इसके अंदर, जो साइटोप्लाज्म है, जैसे केंद्रक हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया, ये इसके अंदर। और ये क्या रहा, ये आपके आपके साइड वाला क्या है, पर्यावरण। तो जो बीच में जो क्या पाई जा रही है, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका झिल्ली, ठीक है, जो क्या कर रही है, पर्यावरण और अंदर वाले पदार्थों को अलग कर रही है, ठीक है। एक बाउंड्री बना रही है, कौन बना रही है, कोशिका झिल्ली। तो इस पॉइंट का मतलब यही रहा कि जो पर्यावरण है, बाहरी पर्यावरण है,
अंदर वाले घटकों को अलग करती है, ठीक है, कोशिका झिल्ली। यह कोशिका को आकार प्रदान करती है, कोशिका को आकार प्रदान करती है, ठीक है, कि किस शेप की कोशिका होनी चाहिए, ठीक है। जीव द्रव्य को सुरक्षित करती है, ठीक है, यानी कि जो उस कोशिका के अंदर जो जीव द्रव्य भरा होता है, ठीक है, जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है, उसको क्या करता है कोशिका झिल्ली, सुरक्षित करती है, ठीक है। कुछ चुने हुए पदार्थों को कोशिका के अंदर व बाहर जाने की क्रिया कोशिका झिल्ली के द्वारा होती है। इसका मतलब क्या है, जो कोशिका झिल्ली है, कुछ पदार्थ अंदर से बाहर आ रहे हैं और बाहर से अंदर जा रहे हैं, ठीक है। वो क्रिया किसके द्वारा हो रही है, कोशिका झिल्ली के द्वारा हो रही है, ठीक है। कोशिका झिल्ली बाहरी वातावरण से अपना भोजन या अपने अन्य पदार्थों को ग्रहण करने में सहायता करती है, ठीक है। यानी कि कौन सा है? कोशिका झिल्ली बाहरी वातावरण, यानी कि बाहरी वातावरण, कोशिका झिल्ली के अंदर बाहरी वातावरण से अपना भोजन लेती है और अन्य पदार्थों को ग्रहण करने की सहायता करती है, ठीक है। और अन्य पदार्थ मतलब जैसे कि और किस चीज की जरूरत है, जो से पदार्थ की जरूरत है वो उसको अंदर लेती है, ठीक है। अब देखिए, प्लाज्मा झिल्ली चुने हुए पदार्थों को अंदर व बाहर जाने देती है। अन्य पदार्थ बोला था ना अपने, अन्य पदार्थ को अंदर व बाहर जाने देती है, जैसे कौन से पदार्थ हुए, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, ठीक है, जैसे कि ऑक्सीजन हुआ, ठीक है। और ये प्लाज्मा झिल्ली बड़े, जैसे बड़े बड़े जो पदार्थ होते हैं, बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, उनको अंदर जाने से रोकती है, ठीक है। और और वैसे तो इसके बहुत ही से फंक्शन है, लेकिन अभी आपके में नहीं है फंक्शन, तो अभी हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। और जो 11वीं क्लास में जब आएंगे ना, तब आप बायो लूंगी, तब इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। आप अभी तो ये आपकी नींद भरी जा रही है, ठीक है। तो आइए हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं, इसके आगे क्या है, ठीक है। वरना ही नहीं हो रही। तो आइए, अभी हमने क्या पढ़ा था, कोशिका झिल्ली। कोशिका की झिल्ली के अंदर पाए जाने वाला भाग क्या होता है, ठीक है, अब वो पढ़ेंगे हम, ठीक है। कोशिका के अंदर पाया जाने वाला क्या होता है, जीव द्रव्य। तो कोशिका के अंदर पाए जाने वाला द्रव्य को क्या बोलते हैं हम, जीव द्रव्य, ठीक है। कोशिका झिल्ली के अंदर पाए जाने वाले पदार्थ को जीव द्रव्य कहते हैं, ठीक है। जीव द्रव्य दो प्रकार का होता है, ठीक है, एक केंद्रक द्रव और एक कोशिका द्रव। केंद्रक द्रव जो अभी हमने स्ट्रक्चर देखा था, संरचना देखी थी कोशिका की, तो एक केंद्रक को हमने एक अलग ही भाग बनाया था, ये जो इसके अंदर जो भी फ्लूइड पाया जाता है, यानी कि जो भी तरल पदार्थ पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, केंद्रक द्रव। और जो जो सेल के अंदर पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम, कोशिका द्रव, ठीक है। तो इन दोनों को क्या बोलते हैं हम, जीव द्रव्य, दोनों को मिलाकर। और जीव द्रव्य कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, ठीक है। तो आइए हम देखेंगे जीव द्रव्य के अंदर पाए जाने वाले कोशिकांग, ठीक है। कोशिका के अंग कितनी प्रकार के होते हैं, कैसे क्या होते हैं, ऑर्गेनेल बोलते हैं जिसको, ठीक है। कोशिकांग को क्या बोलते हैं, ऑर्गेनेल, इंग्लिश में, ठीक है। अगर आप ये याद नहीं कर पाए तो इसको भी याद कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसको याद नहीं कर पाए तो इसको भी याद कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन करना आपको दोनों ही याद, ठीक है। कोशिका क्या है, प्रत्येक कोशिका के जीव द्रव्य में छोटे छोटे घटक पाए जाते हैं, ठीक है। प्रत्येक कोशिका के जीव द्रव्य में, यानी कि जो हम जीव द्रव्य पढ़ के आए हैं, जीव द्रव्य के अंदर छोटे छोटे घटक पाए जाते हैं, ठीक है। घटक पाए जाते हैं जो कोशिका के विशिष्ट कार्य करते हैं, इनको ही कोशिका कहते हैं। जो कोशिका के अंदर छोटे छोटे घटक पाए जा रहे हैं, वो कोशिका के सभी जितने भी कार्य होते हैं, जितनी भी क्रिया होती है, वो कौन करता है, कोशिकांग। उनको ही कोशिकांग बोलते हैं हम, ठीक है। अब कोशिकांग की, जो कोशिका के अंदर कोशिकांग होते हैं, उनके उदाहरण देख लीजिए कौन कौन होते हैं, ठीक है। एक हुआ केंद्रक, ठीक है, जो हम नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा केंद्रक, ठीक है। केंद्रक हुआ, एक माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ, एक लाइसोसोम हुआ, एक राइबोसोम हुआ। लाइसोसोम अलग है, राइबोसोम अलग है, इसमें कंफ्यूज ना होना, ठीक है। और एक तारक केंद्र होता है, इसको सेंट्रियोल बोलते हैं, ठीक है। अब हम केंद्रक के आगे बढ़ते हैं। केंद्रक एक हमारा नया टॉपिक है, ठीक है, जो कि कोशिकाओं है।
आइए तो अभी हम क्या पढ़ के आए, गुणसूत्र। ठीक है, गुणसूत्र के बारे में थोड़ा और डिटेल जानेंगे, उसके कुछ कार्य, क्या क्या कार्य होते हैं, ठीक है, वो देखेंगे हम। गुणसूत्र में अनुवांशिक गुण होते हैं जो माता पिता से डीएनए अणु के रूप में अगली संतान में पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे गुणसूत्र में अनुवांशिक गुण होते हैं, इसका मतलब क्या है, जो आपके माता पिता में गुण होंगे, मतलब जैसे कि एक लाइव एग्जांपल बताते हैं हम आपको, कि आप वीडियो देखते होंगे तो मेरे जैसे बाल नहीं है, ठीक है, जैसे मेरे बाल झड़ चुके हैं, तो ये क्या है, जेनेटिक है। ठीक है, मेरे पापा के भी बाल झड़ चुके हैं, तो हमारे भी बाल झड़ चुके हैं, तो ये क्या रही है, अनुवांशिक गुण है। ठीक है, क्योंकि ये हमें अनुवांशिक मतलब आगे वाली जो जो पापा मम्मी से हमें ये मिली है। ठीक है, तो ये किसके द्वारा होता है, गुणसूत्र में अनुवांशिक गुण होते हैं। ठीक है, जो किसके द्वारा आती है, यानी कि जैसे पापा जी के बाल झड़ रहे हैं, तो वो किसके द्वारा हम में आएगी अंदर, डीएनए के द्वारा। डीएनए क्या है, डीएनए एक अणु है, ठीक है, मॉलिक्यूल है। ठीक है, गुणसूत्र में अनुवांशिक गुण होते हैं तो माता पिता से डीएनए अणु के रूप में अगली संतान में जाते हैं। ठीक है, गुणसूत्र डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। गुणसूत्र किस चीज का बना होता है, डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बनता है। ठीक है, गुणसूत्र डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण व आवश्यक सूचना पाई जाती है। अब देखिए, गुणसूत्र के बारे में तो हम देख रहे हैं कि गुणसूत्र किस चीज का बनना है। ठीक है, गुणसूत्र किसका बनना है, डीएनए। ठीक है, अब डीएनए के बारे में देखेंगे, कुछ पॉइंट है। डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण व आवश्यक सूचना पाई जाती है। डीएनए में जो डीएनए होता है, तो डीएनए एक धागे के अनुसार दिखता है। ठीक है, धागे धागे की तरह डीएनए के पास क्या होता है, जो कोशिका की डीएनए कोशिका के निर्माण, जो कोशिका का निर्माण कैसे होना, कि किस प्रकार का उसका निर्माण होगा, कि उसके अंदर कौन सी आवश्यक सूचनाएं, क्या वर्क होगा, एक ये पूरी पूरी जानकारी किसके पास होगी, डीएनए के पास। अब देखिए, जो डीएनए की जो क्रियात्मक खंड होता है, वो जीन कहते हैं। जीन जीन क्या करता है, देखिए यहाँ पे जो तीसरा और चौथा पॉइंट आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये वैसे तो पांचों पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूछा जाता है क्रोमोसोम होता क्या है, गुणसूत्र होता क्या है। ठीक है, डीएनए अणु में निर्माण व आवश्यक सूचना पाई जाती है। ठीक है, इसके पास सूचना पाई जा रही है, जो डीएनए की क्रियात्मक इकाई है, डीएनए की जो क्रियात्मक इकाई है, वो कौन करता है, कौन है, जीन। जीन क्या करता है, पूरी सेल के जो जो भी जितने भी कार्य हैं, वो कौन रेगुलेट करता है, जीन। ठीक है, जो डीएनए अणु कोशिका विभाजन में भाग नहीं लेते उन्हें क्रोमेटिन कहते हैं। अब देखिए, जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है, ठीक है, तो उसके बारे में ये लाइन है, इसी के रिलेटेड ये लाइन है। ठीक है, जो डीएनए अणु कोशिका में भाग विभाजन में भाग नहीं लेते, यानी कि देखिए, जैसे डीएनए, जैसे कि कोशिका है, कोशिका विभाजन कर रही है, उसमें जो डीएनए बचा हुआ डीएनए, जैसे कि जो डीएनए भाग नहीं ले रहा कोशिका विभाजन में, तो जो बचा हुआ डीएनए को क्या बोलेंगे हम, क्रोमेटिन। ठीक है, ना कि डीएनए, क्रोमेटिन बोलेंगे उसको, एक दूसरा नाम दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आइए हम क्रोमेटिन पे आते हैं। ये धागे के समान दिखता है, कैसे, पतली धागे के समान। ठीक है, और जब कोशिका विभाजन के समय ये क्रोमेटिन क्रोमोसोम में बदल जाता है, और जब कोशिका विभाजन होता है, कोशिका विभाजन करती है, तो ये क्रोमेटिन किस चीज में बदल जाता है, कौन से में बदल जाता है, गुणसूत्र में बदल जाता है। आइए हम डीएनए, क्रोमेटिन और गुणसूत्र को एक स्लाइड में यहीं पे थोड़े से वो बता देते हैं आपको, किसमें क्या अंतर है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा थोड़ा, देखिए, आपको लगा होगा कि हमने ये क्या बना दिया है, तो ये एक समझने का जरिया है, कि इससे थोड़े डीएनए और क्रोमेटिन और क्रोमोसोम के बारे में अच्छे से समझा जा सकता है, क्योंकि बना ये सब डीएनए से ही है। ठीक है, देखिए, जो इतना भाग है, जो बिना सिकुड़ा होगा, ठीक है, तो बिना सिकुड़ा, बिना कंडेंस, ठीक है, बिना कंडेंस का भाग, उसको क्या बोलेंगे हम, डीएनए। क्या बोलेंगे,
डीएनए बोलेंगे। अब ये देखिए ये पूरा डीएनए ही है। अब ये डीएनए जो मतलब कंडेंस हो रहा है, सिकुड़ रहा है, उसको दबा रहे हैं हम, तो आगे देखिए थोड़ा दबा हुआ भाग है, इसको क्या बोलेंगे हम? क्रोमेटिन। ठीक है, क्या बोलेंगे हम? क्रोमेटिन। अब देखिए जब जब कोशिका विभाजन करेगी, कोशिका विभाजन के टाइम क्रोमेटिन क्या होगा? क्रोमेटिन और कंडेंस हो जाएगा, मतलब पूरी तरह से सिकुड़ जाएगा, जो किस चीज का रूप ले लेती है? क्रोमोसोम का रूप लेती है। देखिए ये पूरा डीएनए है, ठीक है, डीएनए का पूरा भाग है। डीएनए पूरी तरह से फ्री है तो डीएनए कहलाएगा, अगर थोड़ा कंडेंस हुआ तो क्रोमेटिन कहलाएगा, क्रोमेटिन और पूरी तरह से कंडेंस हुआ कोशिका विभाजन के समय तो क्या कहलाएगा? क्रोमोसोम। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब हमारा क्या आएगा? नेक्स्ट ऑर्गेनल आएगा जो कोशिकाएं है। भाई का क्या रहा है? ठीक है, तो अभी हमने क्रोमोसोम के बारे में पढ़ लिया, केंद्रक के बारे में हमने पूरी तरह से निपटा दिया। ठीक है, केंद्रक होता क्या है? केंद्रक में डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है। ठीक है, मतलब दो परत पाई जाती है। ठीक है, उसमें पोर होती हैं, छिद्र पाए जाते हैं, छिद्र को इंग्लिश में पोर बोलते हैं। ठीक है, इससे कोशिका द्रव्य अंदर व बाहर जा सकता है। ठीक है, और फिर इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? कोशिका झिल्ली पड़ी थी। कोशिका झिल्ली कोशिका केंद्रक को चारों ओर से घेरती है। ठीक है, जिसमें पोर होते हैं, छिद्र। फिर हमने क्या पढ़ा था? गुड़सूत्र पढ़ा था। गुड़सूत्र के बारे में ये पढ़ लिया है अभी। ठीक है, गुड़सूत्र कब दिखता है, कैसे बनता है? ठीक है, और अनुमान से किसके पास क्या होती है? सूचनाएं होती हैं। तो अनुमान से गुण होती हैं इसके पास, जो डीएनए अणु होता है उसके द्वारा माता पिता से दूसरी संतान में जाता है। ठीक है, अगली संतान में। और फिर इसके बाद हमने क्या देखा? जो डीएनए कोशिका विभाजन में भाग नहीं लेता है उसको क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन। क्रोमेटिन के बारे में देखा। क्रोमेटिन क्या है? एक धागे समान संरचना होती है इसकी, क्रोमेटिन की। ठीक है, और ये जब कोशिका विभाजन होती है, कोशिका विभाजन का समय होता है, तब ये क्रोमेटिन किस चीज में बदल जाता है? क्रोमोसोम में बदल जाता है। तो आइए, हमने केंद्रक जो कोशिका में पहला ऑर्गेनल है, पहला ऑर्गेनल क्या था अपना? केंद्रक था। केंद्रक के बारे में हमने पूरा पढ़ चुका है, पढ़ लिया है पूरी डिटेल में। अब हम दूसरे कोशिकाओं के ऊपर जाते हैं। ठीक है, जिसका नाम क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इसको शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म में ईआर भी बोलते हैं। ठीक है, जालिका झिल्ली नलिकाओं जैसे बड़ा तंत्र पाया जाता है जिसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। यानी कि जो जीव द्रव है, यानी कि साइटोप्लाज्म, उसमें एक जाली बनाते हैं, एक नेटवर्क, पतली जाली जाली जैसा, और कैसा? जीव द्रव जाली का झिल्ली जैसे, और नलिकाओं जैसा, मतलब नाली, खोखली नाली जैसे, पाइप जैसा एक तंत्र रहता है जिसको क्या बोलते हैं हम? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये कहाँ पाया जाता है? साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। एक नहीं, सॉरी सॉरी, कहाँ पाया जाती है? साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। तो ठीक है, तो अब जी एंडोप्लाज्म देखिए, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आई होप आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अगर नहीं दिख रहा तो हमने उसका नाम बोल दिया, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में दूसरी स्लाइड पे पढ़ेंगे। ठीक है, और अच्छे से। चलिए तो करते हैं स्टार्ट। आइए, अभी हमने देखा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये क्या है? कोशिका। इसके दो भाग होते हैं, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आप सोच रहे होंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया कहाँ जाता है? ठीक है, हमने ये तो बता दिया है कि होता क्या है। ठीक है, उसके दो भाग होते हैं, ये पाया कहाँ जाता है। अगर आपने अच्छे से आगे इसके टॉपिक आप पढ़ के आ रहे हैं तो आपको पता होगा, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं। जो आपने जो कोशिका का संरचना देखा था, जो कोशिका के अंदर एक केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक के हमने बाहर बताया था कि मतलब केंद्रक की परत से कौन सा एक ऑर्गेनेल अटैच था, जिसका नाम क्या था? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी कि ये हमने सेल बनाई,
एक केंद्रक बनाया, केंद्रक से हमने डायरेक्टली अटैच करवाया था इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो ये यहाँ पाया जाता है, ठीक है। देखिए वो हम अभी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अब दो भाग होते हैं, यानी कि दो टाइप होते हैं, अब उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर कौन सा होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल रहे हैं, इसको शॉर्टकट में क्या बोलेंगे, RER, ठीक है, इंग्लिश में। ये प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। ये रफ एंडोप्लाज्म क्या बनाते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। और कोशिका के अन्य भागों में भेजता है, ठीक है। अब हम इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं बोलेंगे, शॉर्ट में बोलेंगे RER, ठीक है। RER क्या करता है, प्रोटीन बनाता है, और जो प्रोटीन बनाता है वो अन्य भागों में पहुंचाता है, ठीक है। और इसमें राइबोसोम उपस्थित रहता है, ठीक है, ठीक है। लेकिन रफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में शॉर्ट में, SER। इसको भी हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे, SER। आगे से हम SER ही बोलेंगे। SER लिपिड तथा वसा को बनाता है, ठीक है। क्या क्या बनाता है, लिपिड और वसा को बनाता है। कौन बनाता है, SER। RER क्या बनाता है, प्रोटीन। SER क्या बनाता है, लिपिड तथा वसा को बनाता है, ठीक है। इसमें राइबोसोम उपस्थित नहीं होते। RER में राइबोसोम उपस्थित होता है और SER में राइबोसोम उपस्थित नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक अच्छे से हम आपको एक डायग्राम के थ्रू बताते हैं कौन से को क्या बोलते हैं। ये क्या रहा हमारा केंद्रक, ठीक है। हम पूरी सेल नहीं बना है, केंद्रक। ये क्या रहा केंद्रक। केंद्रक से क्या है हमारा अटैच एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ये हम छोटे छोटे पॉइंट रख रहे हैं। इस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे, राइबोसोम बोले। अब देखिए इतने इतने भाग को देखिए यहाँ पे पॉइंट पाए जा रहे हैं, इतने भाग में पॉइंट पाए जा रहे हैं। ये क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या पाया जा रहा है, राइबोसोम, ठीक है। तो जिसके ऊपर राइबोसोम पाया जा रहा है जितने भाग में, तो उतने भाग को क्या बोलेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इतने भाग को क्या बोलेंगे हम, रफ एंडोप्लाज्मिक। देखिए आप सोच रहे हैं कि हमें ये पॉइंट इतने ही जाना चाहिए। अब ये जो बचा हुआ स्पेस है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ये इतना होगा। यहाँ पे राइबोसोम पाए नहीं जा रहे। यहाँ पे पॉइंट भी हमने क्या लिखा, SER में, इसमें राइबोसोम उपस्थित नहीं होते, ठीक है। कितना हुआ जी, जितना जितने में राइबोसोम नहीं पाया उसको क्या बोलेंगे, SER, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। आपको आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा कि कौन सा कहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। तो आइए अब हम, ये हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पूरी तरह से खत्म कर दिया है। अब हमारा दूसरा कोशिकांग आता है गोल्जी उपकरण, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गोल्जी अपेंचस, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले इसकी खोज किसने की थी और इसको नाम किस प्रकार का दिया गया। जो साइंटिस्ट थे उनने अपने ही नाम से इस कोशिकांग का नाम दिया था, ठीक है। कौन से साइंटिस्ट थे वो, केमिलो गोल्जी। ये पहले साइंटिस्ट थे जिसने गोल्जी उपकरण के बारे में बताया था, ठीक है। किसके बारे में बताया था, गोल्जी अपेंचस के बारे में बताया था। इनने अपने नाम के ही द्वारा उसका नाम दिया था कोशिकाओं का, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है, ये कैसा दिखता है, ठीक है। सबसे पहले इसकी जानकारी कैमिलो गोल्जी वैज्ञानिक ने दी थी, ठीक है। ये थैलीनुमा व चपटी झिल्ली जैसा होता है, ठीक है। कैसा, ये थैलीनुमा और चपटी झिल्ली जैसा होता है, ठीक है। देखिए चपटी 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 झिल्ली जैसा बन रहा है, ठीक है। चपटी झिल्ली जैसा दिखता है, ठीक है। ये हमने आपको कोशिका के संरचना में बताया था। अब इसके कार्य देखिए, कार्य क्या क्या होते हैं। ये कोशिका भित्ति का निर्माण करता है, ठीक है। गोल्जी उपकरण कोशिका भित्ति का निर्माण करता है, ठीक है। जो सेल वॉल होती है, ठीक है।
दूसरा कार्य देखिए, इसके द्वारा लाइसोसोम को बनाया जाता है। जो एक दूसरा कोशिकांग है जिसका नाम है लाइसोसोम, उसका निर्माण कौन करता है? गोल्गी उपकरण करता है, ठीक है। जिसके बारे में, मुझे लाइसोसोम, जिसके बारे में कुछ टाइम और रुक जाइए, इस पे ही आने वाले हैं, इस टॉपिक पे, ठीक है। तो आपको थोड़ा और अच्छे से क्लियरिटी होगी, ठीक है, इसके बारे में। इसमें प्रोटीन एवं वसा का भंडारण होता है। इसमें जो गोल्गी उपकरण होता है ना, इसमें प्रोटीन और वसा मतलब काफी मात्रा में रहता है, ठीक है, गोल्गी उपकरण में। इस उपकरण में सामान्य शर्करा से जटिल शर्करा में बदलती है। शर्करा यानी शुगर, सिंपल शुगर से एक सॉलिड शुगर में बदलता है, ठीक है। कौन बदलता है? गोल्गी उपकरण। प्रोटीन और लिपिड को पैक और परिवहन करने का कार्य करता है। यानी कि जो प्रोटीन और लिपिड रहती है, जो कहाँ से निकल रही है? तो हम अभी हमने बताया था, इससे प्रोटीन, इससे लिपिड निकल रही है। और जो यहाँ से निकलेगी, उसको ये गोल्गी उपकरण क्या करेगा? उसको एक पैक करेगा, ठीक है। क्या करेगा? पैक करेगा। और अब इसको जाना कहाँ है? साइटोप्लाज्म के अंदर कौन से कोशिकांग के पास जाना है, किसके पास जाना है, वो कौन कराएगा? गोल्गी उपकरण, ठीक है। परिवहन करवाएगा ना, परिवहन मतलब एक जगह से दूसरी जगह कौन पहुंचाएगा? गोल्गी उपकरण। चलिए, तो एक बार और थोड़ा छोटा रिकैप देते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका के अन्य भागों में भेजता है, ठीक है। क्या भेजता है? प्रोटीन, ठीक है। और ये प्रोटीन बनाता है, ठीक है। इसमें राइबोसोम उपस्थित रहता है। एंडोप्लाज्मिक, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देख लिया हमने। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखेंगे, लास्ट वाला। लिपिड तथा वसा को बनाता है, ठीक है। इसमें राइबोसोम उपस्थित नहीं रहते हैं, जो हमने डायग्राम के अनुसार आपको अच्छे से बताया, ठीक है। गोल्गी उपकरण ये क्या है? दूसरा कोशिकांग है, ठीक है। इसके बारे में सबसे पहले कैमिलो गोल्गी वैज्ञानिक नाम के उन्होंने बताया था, ठीक है। ये कैसा होता है? थैलीनुमा और चपटी झिल्ली जैसा होता है, ठीक है। इसके कार्य देख लीजिए, ये कोशिका भित्ति का निर्माण करता है, ठीक है। इसके द्वारा लाइसोसोम को बनाया जाता है, ठीक है। इसमें प्रोटीन एवं वसा का भंडारण होता है। तो प्रोटीन और वसा की जो प्रोटीन एवं वसा का भंडारण होता है, इसमें प्रोटीन और वसा काफी मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। इस उपकरण में सामान्य शर्करा से जटिल शर्करा में बदलती है। यानी कि जो जो आपकी सिंपल शुगर होती है, ठीक है, उसको सॉलिड शुगर में बदलता है। कौन? गोल्गी उपकरण। अब देखिए, जो यहाँ से प्रोटीन और लिपिड निकल रहा था ना, तो उसको परिवहन और पैक करने का काम कौन करता है? गोल्गी उपकरण। ये हमारा लास्ट पॉइंट है, ठीक है। प्रोटीन और लिपिड को पैक करता है और परिवहन करने की सहायता करता है, ठीक है। चलिए, तो देखते हैं, हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा राइबोसोम, राइबोसोम का। चलिए, तो आइए, अभी हमने क्या क्या पढ़ा था? गोल्गी उपकरण पढ़ा था ना, तो अब हम क्या पढ़ेंगे? राइबोसोम। राइबोसोम पढ़ेंगे अब हम, ठीक है। राइबोसोम क्या है? एक कोशिकांग है, ठीक है। राइबोसोम के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। राइबोसोम कोशिका द्रव्य में बिखरे पाए जाते हैं। इनकी संरचना गोलाकार होती है, ठीक है। अब राइबोसोम पाया कहाँ जाता है? जो साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए पाए जाते हैं और इसका आकार कैसा होता है? गोलाकार, ठीक है। कैसा? गोलाकार। और एक एक जगह और पाए जाते हैं, जो हमने आपको डायग्राम के हिसाब से बताया था। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी पाया जाता है, ठीक है। कौन? राइबोसोम। और ये ईआर पर पाया जाता है, जो हमने अभी आपको बताया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी पाया जाता है। नाम बड़ा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लेकिन इसीलिए इसको शॉर्ट में ईआर बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ईआर में पाया जाता है। इसको प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। कौन से नाम से? इसको प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। वो किस लिए? वो इसलिए क्योंकि ये प्रोटीन का निर्माण करता है। यही है जो प्रोटीन का निर्माण करता है, इसलिए इसको प्रोटीन फैक्ट्री का नाम दिया गया है, ठीक है। ठीक है, क्योंकि ये प्रोटीन का निर्माण करता है, ठीक है। आपने देखे राइबोसोम। अब आइए माइटोकॉन्ड्रिया, जो दूसरा कोशिकांग है ऑर्गेनेल, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में दो परत पाई जाती है, ठीक है। पाई जाती है एक बाहरी परत, ठीक है। एक बाहरी परत होती है, एक अंदर परत होती है, ठीक है। और देखिए, बाहरी परत में क्या अंतर है और अंदर वाली परत में क्या अंतर है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में दो परत पाई जाती है, देखिए आपने देख लिया। बाहरी परत में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ठीक है। और अंदर वाली जो परत होती है ना, मुड़ी हुई रहती है। कैसे? जैसे कि देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की जो बाहर वाली परत है, इसमें कैसे
छिद्र। और जो अंदर वाली लेयर है वो कैसी है, अंदर तो ये बाहर वाली परत में छिद्र है और अंदर वाली परत अंदर फोल्ड है, ठीक है, जो क्या कर रहा है सरफेस एरिया बढ़ाती है, ठीक है। फोल्ड का मतलब समझ रहे हैं कि फोल्ड किस लिए है, कुछ पदार्थ अंदर जाने के लिए और कुछ पदार्थ बाहर, ठीक है, इसलिए फोल्ड रहते हैं, ठीक है। अब इसके कारण देखिए, और ये एक और पॉइंट रहेगा इसमें, ये श्वसन एंजाइम को उत्पन्न करता है जो भोजन ऊर्जा बनाता है, भोजन से ऊर्जा बनाता है। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन एक एंजाइम होता है, एनहाइड्रेज, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है एंजाइम को, जो अपन खाना खाते हैं, जो हम खाना खाते हैं, खाना से ऊर्जा कैसे मिलती है, जो ये एंजाइम बना रहा है वो एंजाइम भोजन से ऊर्जा को उत्पन्न करवाता है, मतलब उसको निकालता है, भोजन से ऊर्जा को बनाता है, ठीक है। और ये एंजाइम जो श्वसन एंजाइम बन रहा है वो कौन बनाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य देखेंगे, ठीक है, फिर एक बार और रिकैप देंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ आए, ठीक है। कार्य देखेंगे, ये एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है। कैसे एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है, इसमें कोशिका श्वसन के लिए एंजाइम रहते हैं, जो हम आगे पढ़ के आए श्वसन एंजाइम वही है। इसमें जो कोशिका के श्वसन हो रहा है उसके लिए एंजाइम रहते हैं, ठीक है। ये अपना प्रोटीन स्वयं बनाता है, ठीक है। ये इसके लिए एक अच्छी बात है कि ये अपना प्रोटीन खुद का बनाता है, ठीक है। इसके पास अलग डीएनए रहता है और ये अपनी प्रोटीन अलग खुद बनाता है, ठीक है। कोशिकीय ऊर्जा का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होता है। यानी कि जो कोशिकीय मतलब कोशिका के अंदर जो कार्य हो रहे हैं उसको ऊर्जा कहाँ से मिल रही है, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा, इसलिए इसको बोला पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। तो आइए एक रिकैप देते हैं राइबोसोम पे। राइबोसोम कोशिका द्रव्य में बिखरे हुए पाए जाते हैं, ठीक है। अच्छे से सुनिए, धीरे से। राइबोसोम क्या है, राइबोसोम एक गोलाकार संरचना वाला ऑर्गेनेल, ठीक है, यानी कि कोशिका में। तो कहाँ पे पाया जा रहा है, साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए पाया जा रहा है और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ही पाया जाता है, ठीक है। इसको प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जाना है। वो किस लिए नाम से जाना जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री से, क्योंकि ये प्रोटीन का निर्माण करता है, ठीक है। अब आए हम माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर, ठीक है। राइबोसोम के बारे में आपके चैप्टर में इतना ही दिया है, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आएंगे। हाँ, एक बार और एक पॉइंट और बता दे कि राइबोसोम बनता है किससे, राइबोसोम प्रोटीन से ही बनता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखो, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेल का पावर हाउस है, ठीक है। एक सिंपल लैंग्वेज में पावर हाउस है जो कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। इसमें दो परत होती है कोशिका में। पहली परत बाहरी परत होती है, अंदर वाली परत कैसी रहती है, फोल्ड रहती है। तो देखिए जो बाहरी परत होती है उसमें छिद्र होते हैं छोटे छोटे, तो किस लिए होते हैं, ताकि जो पदार्थ होता है वो अंदर से बाहर, बाहर से अंदर आ सके, ठीक है। और और जो अंदर वाली मेम्ब्रेन यानी अंदर वाली परत है उसमें क्या है, अंदर वाली परत अंदर की तरफ मुड़ी हुई रहती है, ठीक है, अंदर की तरफ मुड़ी हुई रहती है ऐसी, जो सरफेस एरिया बढ़ाती है, ठीक है। अब इसमें श्वसन एंजाइम भी पाया जाता है, जो श्वसन एंजाइम बनाता है, कौन बनाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, जो अपन खाना खाते हैं उससे ऊर्जा बनाता है, ठीक है। ठीक है, अब इसके कारण देखिए ये एटीपी में ये एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है, प्रदान करता है। इसमें कोशिका शोषण के लिए एंजाइम होते हैं, जो कोशिका शोषण करती है उसके एंजाइम कौन कौन के पास होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के पास। ये अपना प्रोटीन स्वयं बनाते हैं, मतलब ये अपना प्रोटीन खुद का प्रोटीन खुद बनाता है, ठीक है। कोशिकीय ऊर्जा का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होता है। जो कोशिका में जो कार्य हो रहे हैं, जो उसके लिए ऊर्जा चाहिए वो किसके द्वारा मिल रही है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा मिल रही है। और एक और पॉइंट देखिए, ठीक है, इसमें जो कैनरिक में डीएनए पाया है वो एक अलग है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए उसका खुद का अलग से पाया जाता है, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आया हो। कुछ 2 से 3 और आपके ऑर्गेनल बचे हैं जो कोशिका हैं,
फिर इसके बाद एक दो टॉपिक और बची, फिर आपका चैप्टर खत्म हो जाए। हम बता रहे थे एक प्लास्टिड बचा है, ठीक है, लाइसोसोम बचा है, और क्या बचा है, हाँ ये दो और बता रहे हैं हम आपको, लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आपका हो चुका है, लाइसोसोम रह गया और प्लास्टिड रह गया आपका, ठीक है। तो हम मिलते हैं दूसरे टॉपिक पर, ठीक है। चलिए तो आइए एक नए कोशिका के बारे में पढ़ते हैं, लाइसोसोम जिसका नाम है, ठीक है। लाइसोसोम होता क्या है? लाइसोसोम कोशिका के अपशिष्ट को हटाने का कार्य करता है, यानी कि जो कोशिका होती, कोशिका के अंदर जो अपशिष्ट माने खराब पदार्थ, ठीक है, गंदगी, गंदगी को हटाने का कार्य करता है कौन? लाइसोसोम, ठीक है, करता है। ये बाहरी पदार्थ के साथ साथ कोशिका के टूटे फूटे भागों को भी पाचित करके कोशिका को साफ करता है। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो लाइसोसोम होगा, लाइसोसोम के बाहर के जो पदार्थ हैं और पदार्थ हैं, जैसे खराब पदार्थ हुए, ठीक है, कोशिका के बाहर वाले पदार्थ हुए, ठीक है, और जो टूटे फूटे अंग हुए कोशिका के, ठीक है, उनको क्या करता है? ये पाचित करता है, यानी कि पूरा पाचित कर देता है, जिससे कोशिका के अंदर सफाई बनी रहती है, ठीक है। इसका मेन उद्देश्य ये रहता है कि कोशिका के अंदर सफाई रहे, बस, ठीक है। आइए देखते हैं, लाइसोसोम में बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होते हैं। इसमें शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम इसलिए होते हैं क्योंकि ये बाहरी पदार्थ के साथ साथ टूटे फूटे जो अंग रहते हैं कोशिका के, ये उसको भी पाचित करता है, इसीलिए इसमें शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होते हैं। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक उसका दूसरा नाम है आत्मघाती थैली कहा जाता है। वो किस लिए कहा जाता है, आइए देखते हैं। क्योंकि जब कोई कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत, क्षतिग्रस्त या डैमेज, ठीक है, डैमेज या मर जाए हो जाती है, तो लाइसोसोम फट जाता है। यानी कि इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि जब कोशिका डैमेज या मर जाए तो उस जो लाइसोसोम होता है वो फट जाता है, ठीक है। इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया है? आत्मघाती थैली, खुद से फट जाता है, ठीक है, जिससे लाइसोसोम अपनी ही कोशिका को पाचित कर लेता है। समझ रहे हो? जिस कोशिका के अंदर लाइसोसोम पाया जा रहा है, अगर वही कोशिका फट रही है तो जिसके अंदर जो जो लाइसोसोम पाया गया था वो कोशिका को खा लेगा, मतलब पूरा पाचित कर लेगा, ठीक है। मतलब घड़ी में भाई, समझ रहे हैं, घड़ी के आदमी लंका लगाते हैं, वैसा ही है लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या करता है? कोशिका फटती है और कोशिका ही को खा जाता है, ठीक है, ऐसा है, वो सफाई कर देता है। अब देखिए नेक्स्ट, और उसके उसके ऊपर आते हैं, कोशिकाओं के ऊपर आते हैं, जो कि हमारा क्या है? प्लास्टिड, ठीक है। प्लास्टिड क्या है? प्लास्टिड ओनली और पालक कोशिकाओं में पाया जाता है, ठीक है। प्लास्टिड केवल पालक कोशिका में पाया जाता है, ठीक है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया के जैसे अपना डीएनए पाया जाता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में बताया था हमने आपको कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास मतलब अपना खुद का डीएनए पाया जाता है अलग से, ठीक है। ऐसे ही प्लास्टिड के पास भी अपना डीएनए पाया जाता है, ठीक है। प्लास्टिक तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, एक क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है, जो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, ठीक है। अभी हम दो देख रहे हैं, नेक्स्ट स्लाइड में दो देखेंगे क्लोरोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या है? ये पादप के ऊपरी व रंगीन भागों में पाया जाता है। कहाँ पे? पेड़ होता है, पेड़ के ऊपर वाले भाग और जो जहाँ पे रंगीन भाग होता है, यानी कि जैसे फूल, पत्ती हुआ, फल हुआ, ये वहां पाया जाता है क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। कहाँ पाया जाता है? ऊपरी भाग पे, और जहाँ रंगीन भाग होता है वहां पाया जाता है, जैसे कि फल हुआ, फूल हुआ, पत्ती हुआ आदि, ठीक है। अब ल्यूकोप्लास्ट क्या है? ल्यूकोप्लास्ट में एक मेन बात है, ल्यूकोप्लास्ट में कोई पिगमेंट नहीं पाया जाता है, ठीक है। कोई ये हरा वर्ण क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, यानी कि ग्रीन पिगमेंट कोई नहीं पाया जाता है। ये किस चीज का काम करता है? ये स्टोरेज का काम करता है, ठीक है, यानी कि संचय, यानी कि स्टोरेज का काम करता है। ये एक प्राथमिक रूप से अंग, मतलब एक ऑर्गन का रूप है, ठीक है। क्या है? ल्यूकोप्लास्ट, जिसमें प्रोटीन, स्टार्च जैसे पदार्थ संचित रहते हैं। संचित रहने का मतलब यानी कि स्टोर रहते हैं, ठीक है। प्रोटीन, स्टार्च जैसे पदार्थ स्टोर रहते हैं किसमें? ल्यूकोप्लास्ट में।
और इसमें हरा वर्णक क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, ठीक है, जो हमने आपको पहले ही बता दिया था। आइए एक बार रिकैप लेते हैं, ठीक है। लाइसोसोम लाइसोसोम कोशिका के अपशिष्ट को हटाने का कार्य करता है, ठीक है, गंदगी को हटाता है कोशिका के अंदर से। ये बाहरी पदार्थ के साथ साथ टूटे फूटे भागों को भी पाचन करता है, ठीक है, और ये कोशिका को साफ करता है, ठीक है। का मेन उद्देश्य कोशिका को साफ करना, ठीक है, लाइसोसोम का। लाइसोसोम में बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है। वो किस लिए पाए जाते हैं आपको बता दिया, क्योंकि ये खुद की कोशिका को खुद ही खा लेता है, इसलिए इसको पचाने के लिए शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम की जरूरत पड़ती है, ठीक है। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं। वो किस लिए कहते हैं, देखिए, क्योंकि जब कोई कोशिका होती है किसी चीज से डैमेज या मृत हो जाए, ठीक है, तो लाइसोसोम फट जाता है उसी दौरान। जब कोशिका डैमेज या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाता है, ठीक है। लाइसोसोम फट जाता है जिससे लाइसोसोम अपनी ही कोशिका को पाचन करता है, समझ लो। कोशिका फटी, लाइसोसोम आया, लाइसोसोम को पूरा खा लिया कोशिका, तो खेल खत्म। आइए नेक्स्ट, जो कोशिका है प्लास्टिड है। प्लास्टिड केवल पौधों में पाया जाता है, ठीक है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया के जैसे ही अपना डीएनए पाया जाता है, यानी कि इसके पास सेल्फ डीएनए पाया जाता है, यानी खुद का डीएनए पाया जाता है, ठीक है। प्लास्टिड कितने प्रकार का होता है, प्लास्टिड 3 प्रकार का होता है। ये आपको सब याद करने हैं क्योंकि ये आपके पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखिए पहला, दूसरा और तीसरा। तीसरा हमसे नेक्स्ट स्लाइड में दिखाएंगे, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट क्या है, ये पादप के ऊपरी वाले अंग भागों में पाया जाता है, जैसे कि फल में, पेड़ में, फल में, पत्ती में, फूल में, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट क्या है, ल्यूकोप्लास्ट एक मतलब ल्यूकोप्लास्ट ये एक प्राथमिक रूप से अंगक है, एक अंगक का काम करता है जो स्टोरेज, जिसमें स्टोरेज हो सके, ठीक है, जैसे प्रोटीन, स्टार्च जैसे पदार्थ संचित रहे, ठीक है। और इसमें हरा वर्ण क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, इसमें कोई भी पिगमेंट नहीं पाया जाता, ठीक है, एक कलरलेस रहता है। चलिए तो आइए हम क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। आप समझने पे फोकस कीजिएगा। आइए क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ते हैं। चलिए तो प्लास्ट का तीसरा जो प्रकार था उसको देखते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। जिस प्लास्टिक में क्लोरोप्लास्ट सॉरी जिस प्लास्टिक में क्लोरोफिल वर्णन होता है उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। जिसमें ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है उसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। जो प्रकाश संश्लेषण होती है ना पेड़ में पत्ती के द्वारा, वो कौन करवाता है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में किस चीज की जरूरत होती है, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल के द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण होता है, ठीक है। तो आइए अब एक प्लास्टिक के कार्य देख लेते हैं, एक से दो। प्लास्टिक के विभिन्न विभिन्न प्रकारों के कारण ही पौधों के विभिन्न भागों में विभिन्न रंग होते हैं, यानी कि प्लास्टिक के जो विभिन्न प्रकार है और विभिन्न प्रकार मतलब विभिन्न जगह पे पाए जाने के कारण पेड़ के अलग अलग रंग देखने को मिलते हैं, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे वर्णक क्लोरोफिल की उपस्थिति में होती है। जो हम आगे देख के आए वही लाइन ये लिखी है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है, जब हरे वर्ण यानी कि ग्रीन पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल होता है, तब प्लास्टिक के द्वारा प्रकाश संश्लेषण होती है, ठीक है। अब देखिए हम नेक्स्ट कोशिकांग के आगे पढ़ते हैं, जो हमारा लास्ट कोशिकांग है, ठीक है। उसके बारे में हम पढ़ते हैं रसधान यानी कि वैक्यूल, ठीक है। रसधान या ठोस अथवा तरल पदार्थों को संग्रहित थैली है, यानी कि इसमें जो रसधान है ये एक वैक्यूल है, ठीक है। इसमें ठोस अथवा तरल पदार्थ भरे हुए रहते हैं, ठीक है, ठीक है। इसको एक थैली भी बोलते हैं, ठीक है। राजधानी क्या है, थैली, ठीक है। जंतु कोशिका में छोटे आकार की होती है, ठीक है। ये कैसे,
जो राजधानी है जंतु कोशिका में कैसा छोटे आकार की रहती है, मतलब बहुत छोटे आकार की रहती है, ठीक है। और जो पादप कोशिका में होता है राजधानी, वो कैसा होता है, बहुत ही बड़े आकार में। उसका जितना स्थान होता है ना कोशिका का, जो पादप कोशिका में, उसमें 50 से 90%, मतलब 50 से 90% स्थान घेरता है कौन, वैक्यूम, यानी कि राजधानी। यानी कि देखिए ये और ये कौन सी रही अपनी, ये आपकी जंतु कोशिका, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए जंतु और पादप। तो देखिए जंतु कोशिका में राजधानी यानी कि छोटी हुई, मतलब छोटे से छोटा ही स्पेस घेरा है, ठीक है, घेरेगा, ठीक है। अब देखिए पादप कोशिका में 50 से 90% ये पूरा स्थान घेर लेता है कौन, राजधानी, ठीक है। ठीक है, राजधानी, ठीक ठीक। राजधानी ठोस अथवा तरल पदार्थों के संग्रह की थैली है, ठीक है। जंतु कोशिका, जंतु कोशिका में छोटे आकार की होती है और पादप कोशिका में बहुत बड़े आकार की पाई जाती है, जो कि 50 से 90% स्थान घेरती है, ठीक है। आइए एक बार और देख लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट क्या है, क्लोरोप्लास्ट में प्लास्टिड में क्लोरोफिल वर्णन होता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण होता है, ठीक है। प्लास्टिड के कार्य देखिए, प्लास्टिड के विभिन्न विभिन्न प्रकार के कारण ही पौधों में विभिन्न भागों में विभिन्न अंग होते हैं। यानी कि आपने देखा होगा पेड़ के अलग अलग कलर होते हैं, ठीक है, मतलब रंग अलग अलग होते हैं। फूल का अलग होता है, पत्ती का अलग होता है, ठीक है, लकड़ी का अलग होता है। वो किसके द्वारा होता है, प्लास्टिक के द्वारा होता है, ठीक है। क्योंकि प्लास्टिक भी कई प्रकार के होते हैं, वो कई जगह पे पाया जा रहा है, ठीक है, उसके द्वारा ये अलग अलग कलर होते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे बर्तन क्लोरोफिल की उपस्थिति में होता है, ठीक है। तो रसधान्य, रसधान्य में क्या होता है, रसधान्य में तरल और ठोस संगत थैली है, ठीक है। जंतु कोशिका में छोटे आकार की होती है और पादप कोशिका में बड़े आकार की होती है, ठीक है। पादप कोशिका में ये 50 से 90% का भाग घेरती है, ठीक है। सर प्लीज। और ये पादप कोशिका में आकार और कठोरता प्रदान करता है, ठीक है, कौन, रसधानी, ठीक है, पादप कोशिका में, ना कि जंतु कोशिका में। तो चलिए आपका चैप्टर यहीं पे खत्म होगा। और एक टॉपिक जो आपका डिफ्यूजन ऑस्मोसिस परासरण वगैरह जी, ये आपके टॉपिक रहे हैं, तो वो हम एक अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसमें डालेंगे, ठीक है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। है वो इसी पार्ट, इसी चैप्टर का भाग, लेकिन हम दूसरी वीडियो में डालेंगे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, कि वो थोड़ा टिपिकल टॉपिक है, ठीक है, तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप 1 से 1.5 घंटे की क्लास ये देख रहे हैं और बाद में वो पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। इसमें डिफरेंट थी, इसमें इससे और इसमें क्या डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में क्या डिफरेंट है। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों की वीडियो आएगी आपके पास, ठीक है। आप वो देखिएगा, पहले ये देखिएगा फिर वो देखिएगा, ठीक है, क्योंकि उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इसकी वीडियो में, ठीक है। तो नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। आशा करते हैं आपको चैप्टर समझ में आया होगा, और जहां भी आपको प्रॉब्लम हो या डाउट हो तो आप कमेंट में बताइएगा, आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, अगर नहीं किया हो तो आप कर लें और घंटी को दबा दीजिए, ताकि आपके पास जितनी भी नोटिफिकेशन है हमारे चैनल के द्वारा आपके पास सबसे पहले पहुंचे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, धन्यवाद, बाय।